वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, भी अब कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए PTI गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है और कौमी मालियाती कमीशन के तहत बलूचिस्तान को 313 अरब रुपए मिलेंगे। बलूचिस्तान को NFC हिस्से के अलावा मजीद 10 अरब रुपए भी फराहम किए जाएंगे। बहुत ज़रूरी भी है। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 601 अरब रुपए की लागत से 199 मनसूबों की तकमील पर मुश्तमिल पैकेज बनाया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से 20 अरब रुपए जारी करने का ऐलान भी किया गया। बिल्कुल। और वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर के 34 मनसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। यानी कि ये एक बहुत अच्छा कदम है कि बलूचिस्तान की हमें हमेशा देखते हैं कि बलूचिस्तान को ऐसे लगता है कि जैसे वो लोग समझते हैं कि हमें पीछे कर रहे हैं, धकेल दिया जा रहा है। वहाँ पर डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, मसाइल हैं। CPEC के तहत 21 अरब डॉलर्स के 21 मनसूबों पर काम भी जारी है। अब ये कैसे मंसूबे हैं और बलूचिस्तान हुकूमत कितनी मुतमईन है, कितनी खुश है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। लियाकत चवानी साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है, क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है ये इजाफा? जी, तवक्कुआत तो हमारे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमारी जो पसमानदगी है वो बहुत ज़्यादा है, एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है और गुज़िश्ता अशरों में बलूचिस्तान जितना डिप्राइव रहा है और जितना उसको नज़रअंदाज किया गया है, तो उसको तो मद्देनज़र रखते हुए हमारी तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो इजाफा है ज़्यादा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की पे उनका फोकस है और गुज़िश्ता साल भी 82 अरब रुपए में टोटल फेडरल PSDP में शेयर मिला, जो 1990 के बाद जो है वो हाईएस्ट था। और इस साल टोटल 103 अरब रुपए फेडरल PSDP में बलूचिस्तान के एलोकेट किए गए। ठीक है। और ये तकरीबन हमारे बनते हैं 229 मंसूबे हैं, जिससे में 198 जो मंसूबे हैं वो फेडरल PSDP और 31 अरब जो है वो बलूचिस्तान के जो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रखे गए। बिल्कुल। लियाकत चवानी साहब, बजट में बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों पर कितना खर्च किया जाएगा और इसके हवाले से अगर बात की जाए सेहत और तालीम की, तो इस पर कितना फोकस किया गया इस बजट में? तालीम और सेहत हमारी जो है टॉप प्रायोरिटी है। जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हर एक साल जो है हम अपने बजट में इजाफा करते रहे और ख़ुसूसन पिछला साल जो है वो तो कोविड की वजह से फोकस हेल्थ डिपार्टमेंट पे हमारा बहुत ज़्यादा रहा। हेल्थ रिफॉर्म का एक पूरा साल रहा है हमारा और यही सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल भी हमने 11 DHQs को जो है अपग्रेड किया टीचिंग हॉस्पिटल में और 108 जो है नए BHUs हमने बनाए, RHCs ने बनाए। टेली मेडिसन 14 अजला में हमने शुरू किया और इस साल इंशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान के जो पसमानदा हर एक ज़िले में BHUs हैं वहाँ पर टेली मेडिसन की सहूलत हम प्रोवाइड करेंगे। बलूचिस्तान की तारीख़ का पहला कैंसर हॉस्पिटल, उस पर तेज़ी से काम जारी है और पीड्स ऑन्कोलॉजी जो कैंसर से मुतासरा बच्चे हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल बन रहा है और उसके लिए अलहदा ब्लॉक बन रहा है और उसके लिए जो है जो स्टाफ हायर करने का सिलसिला है वो हमने एडवर्टाइज़ कर लिया है। तो इसी तरह नए स्कूल हमने बनाए, प्राइमरी से अपग्रेड किया हमने, मिडल से आई स्कूल और आई से हायर सेकेंडरी में कॉलेजेस को अपग्रेड किया। जो ख़वातीन हैं ऑलमोस्ट उनके कॉलेजेस स्कूल्स में उनको बसेस फ्राहम बहुत सारे। अच्छा लियाकत चवानी साहब, ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने जनूबी बलूचिस्तान के लिए 601 अरब रुपए की लागत से 199 मनसूबों की तकमील पर मुश्तमिल पैकेज बनाया है। आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या ये मनसूबे होंगे? देखिए, 601 अरब तो टोटल उस पैकेज का पोर्टफोलियो है। अच्छा। और उसमें 300 अरब जो है हमारे जो ऑनगोइंग स्कीमात है पुराने उसे फाइनेंस किया जाएगा और 300 अरब रुपए के जो दीगर स्कीमात हैं ये तो ओवर द ईयर्स मुकम्मल होंगे। इस साल इस 300 अरब में 180 अरब रुपए जो है फेडरल PSDP के लिए रखे गए हैं और जिसमें 80 अरब रुपए के ऐसे फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं जो अभी मुकम्मल होने हैं और 120 अरब रुपए फेडरल PSDP का हिस्सा होंगे और ये ओवरऑल ये टोटल कॉस्ट है, एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन बहरहाल वो हर एक साल अलग-अलग से किया जाएगा। तो इस साल जो है 31 हमारे प्रोजेक्ट्स जो है
इस पोर्टफोलियो के तहत रखे गए हैं और वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह वी होप इसमें जो एलोकेशन है उसमें इजाफा किया जाएगा। बिल्कुल। वैसे लियाकत शाहवानी साहब इस बारे में कहिएगा क्योंकि सी पैक में 13 अरब डॉलर्स के 17 बड़े मंसूबों में से बलूचिस्तान में कितने मंसूबे जो हैं वो शामिल किए गए और कितने मुकम्मल कर लिए गए हैं? अभी तक सी पैक के प्रोजेक्ट चूँकि प्रॉपर लॉन्च ही नहीं हुए थे पिछले गवर्नमेंट में, अब इस गवर्नमेंट में लॉन्च हो रहा है। जब ये तकमील के मराइल में पहुँचेंगे तो यकीनन लोगों को उससे रोज़गार के मौके मिलेंगे और स्पेशल हमारा इकनॉमिक जोन है खसूसन बोस्तान का, पिछले 5 साल से उसमें जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोविज़न का जो स्कीम है हमारा वो बिल्कुल नज़रअंदाज रहा। इस साल उसको भी फाइनेंस किया जा रहा है। तो ये स्पेशल इकनॉमिक जोन जब ये बनेगा और एक हमारा दूसरा स्पेशल इकनॉमिक जोन अब में भी उसने भी बनना है, तो ये 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे तो यकीनन रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ये है। इसके अलावा फेडरल PSDP के तहत हमारे 3 बॉर्डर मार्केट्स उसके लिए भी जो है एलोकेशन कर दी गई है। अब ये जब कंस्ट्रक्ट होंगे ऑफ कोर्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेगी और लोगों पे रोज़गार के मौके मिलेंगे। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, शफाफियत भी एक अहम मसला है। बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों की बात की जाए तो शफाफियत को कैसे इंश्योर किया जाएगा? शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी, इसको मेक श्योर करना, इंश्योर करना बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारा टॉप फोकस है, प्रायोरिटी है। पास्ट में इन लूपहोल्स की वजह से जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो इसीलिए नहीं रहा, इवन अगर छोटे मंसूबे थे या बड़े मंसूबे, कि उसमें लूपहोल्स बहुत ज़्यादा थे, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, किकबैक कमीशन का कल्चर रहा है अनफॉर्चुनेटली। उससे बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ और हम ये समझते हैं कि जब तक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, स्कीमात में शफाफियत नहीं होगा, कमीशन किकबैक का कल्चर ख़त्म नहीं होता या एटलीस्ट मिटिगेट नहीं होता, उस वक्त तक ये आवाम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीमात ना हम उन तक प्रॉपर पहुँचा सकते हैं, नहीं उससे अवाम मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, नई बलूचिस्तान की फिर डेप्रावेशन ख़त्म होगी और नई बलूचिस्तान कभी तरक्की की शारा पे गामज़न होगा। तो उसके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उनका अपना फोकस भी और जितने मंसूबे हैं वो ख़ुद उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। अब भी बजट जो है वो ख़ुद एक एक स्कीम को देख रहे हैं, एक एक स्कीम के डिटेल्स को देखने के बाद ही उसको अप्रूव कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब पहले ही साल आते साथ ही जो बलूचिस्तान का PSDP उससे 2500 इस तरह की स्कीमात आप कह सकते हैं कि फेक जाली स्कीमात थे, उनको डिलीट किया। उसको बिल्कुल उन्होंने एक मेकानिज़म के तहत इस तरह डेवलप किया कि अब उसमें किकबैक कमीशन और फिर वो माफिया जो इन्वॉल्व होता था इस पूरे प्रोसेस में, उसको इस सिस्टम से निकाल बाहर कर दिया गया। एक इंस्टीट्यूशनलाइज मेकानिज़म है। PND डिपार्टमेंट में ऑटोमेशन ये रिसेंटली प्रोजेक्ट हमने आगाज़ कर दिया है। द मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट की जो मेकानिज़म है, जो सिस्टम है, वो हम डिजिटलाइज कर चुके हैं। मेनली RTS सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया और इन तमाम मेजर्स का मकसद एक ही है कि इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ये जो करप्शन और बीच में लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है किकबैक कमीशन के लिए, उसको ख़त्म किया जा सके। और नैब यकीनन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक जितने भी केसेस ने नैब रेफरेंसेस आ रहे हैं या उसने टेकअप किया, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि हमारा जो CMIT का इदारा है, हमने एक MOU साइन किया नैब के साथ कि नैब के साथ हम जो इंफॉर्मेशन है वो खुद हम शेयर करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन भी करेंगे। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनका जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसको हमने बड़ा बेहतर किया। और CMIT का जो इदारा है इसको एज ए इंडिपेंडेंट इदारा उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान, उसमें पहले कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते थे जो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। उनका खसूसन वाइट कॉलर करप्शन के जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ दरकार थे, तो ऐसे लोग उस इदारे में नहीं थे। अब इस तरह के एक्सपर्ट्स हम खुद भी हायर कर रहे हैं। तो ये तमाम जो इक़दामात हम कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो विज़न है वो उस वक़्त तक प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसके लिए रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्सपर्टीज़, टेक्निकल लोड,
कमिटेड और डेडिकेशन सही है। लियाकत चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, शफाफियत की भी बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की है। इकरा, एक खबर आई है जो खबर ना क्रिकेट शायकीन के लिए हवा का झोंका भी है लेकिन एक आजमाइश भी है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही आपको कंफर्मेशन नहीं हो रही है कि अब ये हो जाएगा, सच साबित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कौमी टीम में वापसी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान उनके घर आए और उन्हें बहुत से मामलात पर उनसे बातचीत भी की गई। और एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा, हमजा, कि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई CEO किसी प्लेयर के घर आया हो। और अगर CEO प्लेयर के घर आ गया, माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो खिलाड़ी को भी तो थोड़ा सा बड़ापन दिखाना चाहिए था। खिलाड़ी को खुद ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं, लेकिन खिलाड़ी ने खैर ऐसा नहीं किया। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि उनके मामलात क्लियर हुए तो वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं और पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। दूसरी जानिब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के उनके घर आकर मुलाकात करने का जो दावा किया है वो मुलाकात 4 माह पहले हुई थी। 4 माह पहले हुई थी, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है इस मुलाकात का। लेकिन अभी तक लेकिन अभी तक वो जो ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने, उनको चाहिए कि उसूलन रिटायरमेंट लेने का जो उन्होंने ऐलान किया था अब उस ऐलान को वापस ले लें, क्योंकि इसी से जो क्रिकेट शायकीन है ना, उनकी जो है ना वो खुशी दोबारा से जागेगी कि पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सके वो। और मोहम्मद आमिर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो PCB हैं वसीम खान, इनकी मुलाकात के बाद ये जो बर्फ़ थी हम समझते हैं कि पिघलना शुरू हो गई होगी, जिसके बाद बाबर आजम ने ये बयान दिया था कि मैं आमिर से खुद बात करूंगा, मैं टीम मैनेजमेंट से भी खुद बात करूंगा। आमिर के एतराज़ात मिसबाहुल हक साहब के ऊपर थे, आमिर के एतराज़ात वकार यूनुस साहब के ऊपर थे कि जब तक ये लोग टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहेंगे मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आगे क्या होगा? दूसरी जो चीज़ है, जो आजमाइश है, वो ये भी है कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस कैसी है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है कि उनको टीम में परफॉर्मेंस की बिना पर शामिल कर लिया जाए। याद होगा इकरा, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस पहले जब आए थे और इस तरह से परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, उस तरह की परफॉर्मेंस हमें अब दिखाई नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है ना, फाइनल के बाद उस तरह की परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। लेकिन मोहम्मद आमिर का मामला उस वक्त बिगड़ा था इकरा कि जिस वक्त उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि ये टेस्ट क्रिकेट भी खेले, हमारे मेन बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और अब ये पूरी सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर मोहम्मद आमिर की वापसी हो जाती है और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जा रहा होता है, तो सोचें एक तरफ से शाहीन आफरीदी गेंद कर रहे हैं और एक एंड से मोहम्मद आमिर गेंद कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। और पाकिस्तान की जो टीम है ना हमजा, जिस तरह से देखा जाए तो अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड कप के जब मैचेस होते हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि यार हमारी टीम की जो बॉलिंग या बैटिंग लाइन है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जो कि काफ़ी अरसे से हम लोगों को देखने में आ रहा है और हम मायूस होते हैं। वर्ल्ड कप में हम लोग अच्छे मैचेस नहीं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, अच्छी मैचेस खेल नहीं पाते हैं, तो जो शायकीन होते हैं उनके बेचारे वो मायूस होते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं। चलें, अब उम्मीद यही करते हैं कि अगर टीम में वापसी होगी तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए होगी। आगे बढ़ेंगे, एक बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मामला है और इतना अहम मामला है कि शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम चाइल्ड लेबर के तो खिलाफ हैं, बच्चों को मेहनत मजदूरी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए है, लेकिन क्या हम वैसा ग्राउंड बच्चों को दे रहे होते हैं, वैसी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हों और अपनी फैमिली के लिए उनको मुश्किल में मतलब कि जबरी मशक्कत ना करनी पड़े? बिल्कुल ऐसे ही हमजा, क्योंकि हम लोग सुबह बात ही कर रहे थे, एक बच्चा है, एक बाहिम्मत बच्चा है जो कहता है कि मेहनत करता हूँ, हलाल की रोटी कमाता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये अल्फाज जो है दिल को चीर देने वाले अल्फाज हैं उस मासूम बच्चे की जो स्कूल जाने की उम्र के बजाय एक मुशक्कत भरी ज़िंदगी गुजारा, अपने घर वालों के लिए मेहनत मुशक्कत करता है और जूते पॉलिश करता है। हमजा, अच्छा, उस बच्चे की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, वो गुफ्तगू आप सुने और उसके बाद शायद कुछ कहने की हमें तो जरूरत नहीं रहेगी। सुनिए। काम बता, क्या करता है? बारिश। कहाँ पर होते हो? क्या पर होता हूँ? इतना पैसा कमाता हूँ, आराम के नहीं कमाता हूँ, हलाल के कमाता हूँ। हलाल की कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ? मेहनत करता हूँ, मांगता नहीं, इससे के जैसा तो नहीं आते ऐसे करता हूँ। अच्छा। हाँ, अब तो मेहनत करूँगा, मेहनत में पैसे मिलते हैं। घर पे कौन कौन है? घर पे 6 बंदे, अम्मी, अब्बू और बहन और एक मैं, बस। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू माजूर है। अब्बू माजूर है? हाँ। अम्मी? अम्मी कुछ भी नहीं। तुम मेहनत करके कमाते हो? हाँ। घर पे देते हो पैसे? घर पे रहता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, अपने अम्मी को दूँ ये बहुत है और अब्बू को, दोनों को दूँ ये बहुत है, मैं पैसे क्यों खाऊंगा? कितने कमा लेते हो दिन में? अभी अल्लाह की शुक्र कमाते बहुत। काम
ये तो देखिए इकरा, जो बाहिम्मत बच्चा है, जो उस बच्चे का विजन है, जो बच्चा ये कह रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ और फिर घर लेके जाता हूँ और अपनी वालदा को पैसे दे देता हूँ, ये सब कुछ तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये भी है कि बच्चों से मशक्क़त का रिवाज हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है। मुआशी बदहाली, बेरोज़गारी, गुर्बत और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे मसाइल के बायस बच्चे जबरी मशक्क़त करने पर मजबूर हैं। फिर हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हमने ऐसा मुल्क बना लिया, ऐसी रियासत बना ली कि वहाँ पर चाइल्ड लेबर नहीं होगी, लोग मजबूर नहीं होंगे। बच्चों के लिए ऐसा हमने माहौल बनाया, ऐसी ग्राउंड बनाई कि बच्चे जो है वो पढ़ें, स्कूलों में जाके तालीम हासिल करें, ना कि इस तरह हम देखते हैं, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सिग्नल्स पर बच्चे जगह जगहों पर फूल बेच रहे हैं, कोई बूट पॉलिश के काम कर रहे हैं। इस तरह के जबरी मुशक्क़त वाले काम, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमजा फैक्ट्रीज़ में भी छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि रियासत कहाँ है? अपने मफादात के लिए एक होने वाली सियासी जमातें कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाती? ऐसी वीडियोस उनको नज़र क्यों नहीं आती? और बहैसियत मुआशरा हम कहाँ पर खड़े हैं? हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं? ऐसे कितने बच्चे जो हमें नज़र आते हैं, क्या हम उनको स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं? हम अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं? बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये आपने वीडियो देखी, बच्चे की गुफ्तगू भी देखी। हम चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ कवानीन बनाते हैं, जो कि बनाने भी चाहिए, बच्चों को जबरी मशक्क़त की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब ऐसा बच्चा कोई गुफ्तगू करे कि मैं अपने घर का छोटा नहीं हूँ, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मैं कमा के लेके जाऊँगा तो घर वाले सर्वाइव करेंगे, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, रियासत की या बहैसियत मुआशरा हम सब की? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना जी, ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है जी, कि पूरे मुल्क में तमाम बच्चों को स्कूलों में जाना चाहिए, तमाम बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए और किसी को चाइल्ड लेबर नहीं करनी चाहिए। इन प्रिंसिपल तो ये बिल्कुल ठीक लगता है जी। मेरे साथ एक छोटा सा वाकया पेश आया। मैं यहाँ बहावलपुर में जा रहा था, तो एक बच्चा कुछ चीज़ें बेच रहा था, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उसने एक फिक्रा कहा, कहने लगा साहब बड़ी मजबूरी है। अच्छा, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसने वो तस्वीर लिख के फेसबुक पे लगा दी और लाखों लोगों ने उसको कहा कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उस बच्चे को ट्रेस किया, मैं उसके घर गया, मैंने उसके वालिद को ढूंढा, वालदा को ढूंढा और मैंने कहा कि इस बच्चे का मैं खर्चा उठाता हूँ और इसको स्कूल में दाखिल करता हूँ, ये इसको मजदूरी ना करवाएं। वो मुझसे लड़ पड़े। वो कहने लगे कि आप इसको स्कूल में दाखिल करा देंगे और मैट्रिक पास कर लेगा, ये मैट्रिक पास करके फिर आप गारंटी देंगे कि ये नौकरी करेगा? अभी तो ये 4 भाई हैं, ये चारों मुख्तलिफ जगहों पर 2-2, 4-4 घंटे काम करते हैं और हमारे घर का खर्चा चलता है। तो मैं बावजूद बहुत कोशिश की उनको कन्विंस नहीं कर सका। देखिए, इस सिलसिले में हमारे पूरे मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बैक वक्त काम करने की जरूरत है। पहली ये बात है कि तमाम लोगों में शऊर डेवलप करने की जरूरत है। नंबर 2, हमें आबादी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सही। ये जिस माइंडसेट से मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ये वो माइंडसेट है मिडिल क्लास माइंडसेट, कि जिसमें हम समझते हैं कि तमाम चीजें बिल्कुल दुरुस्त जा रही हैं, इसलिए कि मेरे और आपका रोटी का मसला नहीं है, शाम को हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे घर में खाना पकेगा कि नहीं पकेगा। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी उस सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है जिसमें एक फिलोसॉफिकल सोच का होना, तालीम का होना, डिग्री का होना, ये कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत इस बात को रखता है कि शाम को घर में कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे ज्यादा नहीं होते। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, इसलिए कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए से उन्होंने कमा के अपने आप को फाइनेंशियली जो स्टेबल करना होता है। ये तो एक इसका बैकग्राउंड है जी। लेकिन करना क्या चाहिए जी? करना बात जैसे आपने कहा कि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी सी तजवीज है मेरे जहन के अंदर, मैंने किसी बड़े फोरम पे पहुंचाई भी है कि पाकिस्तान में जो नादरा का डाटा वर्क है, डाटा बेस है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि बहुत ही जबरदस्त डाटा बेस है हमारा। एक आप शनाख्ती कार्ड का नंबर डालें, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक अंगूठा लगाएं, सारी। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मैपिंग करनी चाहिए नादरा के जरिए कि कितने खानदान ऐसे हैं जिन खानदान में नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। सिर्फ एक खाना और ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूं, बहावलपुर के अंदर जहां मैं रहता हूं, हम थोड़ा सा सर्वे करके ये डाटा कर सकते हैं कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख नौजवान बेरोजगार हैं जी। अच्छा, अब उनसे ये पता कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या स्किल्स हैं। पता लगे कि 40% अनस्किल्ड लेबर्स हैं, 10% वर्कशॉप का काम कर सकते हैं, 3% कुछ थोड़ा बहुत डिस्पेंसरी का काम कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे।
फर्ज करें भावलपुर के अंदर 100 लोग ऐसे हैं जो मोटर मैकेनिक का काम कर सकते हैं, तो भावलपुर बड़ी कंपनियों को कहे कि जी भावलपुर में हम आपको जमीन देते हैं, आप जगह के ऊपर एक वर्कशॉप बनाएं, लेकिन शर्त यह है कि इन 20 बंदों को वहां अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ना मजबूत प्रोग्राम नादरा डेटाबेस के जरिए से किया जा सकता है। सिमिलरली जो बच्चे सड़कों पे काम कर रहे हैं, देखिए हमारा सोशल वेलफेयर का इदारा है, बहबूद आबादी का इदारा है, हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं कि जिनके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल से बिलो पार काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी लगानी चाहिए सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मसलन कमिश्नर के जिम्मे लगाना चाहिए या और असिस्टेंट कमिश्नर के कि इस पूरे इलाके में जितने बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं उन सब का डेटाबेस बनाया जाए, उनकी स्किल्स को देखा जाए, और फिर हर प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो इतने पैसे लेते हैं, वहां सीटें मुकर्रर होनी चाहिए जो गवर्नमेंट डिसाइड करके भेजे। देखिए मैं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो हमारे पास अफगानिस्तान और कबायली इलाके से कुछ बच्चे आते थे जो जिनके पैसे गवर्नमेंट देती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम है जिनसे करके हम इसको डॉक्टर साहब एक सोशल मीडिया ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं कि ऐसी कई वीडियोस हैं कि जो अब बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं, लोग उसके ऊपर सोचते भी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला मामला है। हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम शेयर करते हैं और हम जाती हैसियत में भी भूल जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप में से जो दोस्त जो हैं वो एवेल्युएशन और माइंड साइंस यानी एवेल्युएशन की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, एक साहब क्रिक पैटरसन, उनका एक मॉडल है क्रिक पैटरसन मॉडल ऑफ एवेल्युएशन, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब भी कोई नई चीज एकदम होती है ना, तो उसका शुरू में 48 आवर्स के लिए सिर्फ नॉइस लेवल इंक्रीज होता है। अच्छा, जो भी आप वीडियो कह रहे हैं 48 घंटे के लिए इसका इफेक्ट सिर्फ होगा कि नॉइज लेवल क्रिएट होगी। लोग कहेंगे बोले बोले अच्छा काम हुआ तो लोग बड़ा अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ बहुत बुरा काम हुआ, लेकिन 48 आवर्स के बाद वो ग्राफ नीचे आ जाता है। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट हैमरिंग हम करते रहें तो फिर हम दूसरे लेवल पे चले जाते हैं जिसमें हमारा नॉलेज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन नॉलेज सिर्फ बढ़ता है, आगे से एक्ट नहीं बंदा कुछ करता। अगर परसिस्टेंट कोई और एफर्ट करते रहे तो फिर हम तीसरे लेवल पे चले जाते हैं, जो नॉलेज के बाद हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मगर यहां तक भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो एग्जीक्यूट भी होगा। उसको फोर्थ लेवल कहते हैं, जिसके लिए बहुत ही मजबूत इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल इंसेंटिव चाहिए। तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अहम मामला है इकरा, अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर खासे मसाइल हैं और ऐसे बच्चे सिस्टम में हमारे मसाइल हैं जिनको हल करना। और एक आप ये देखें कि हमजा की एक बड़े लेवल का काम है ये, कोई एक ऐसा नहीं है कि एक बंदा इसको मुल्क में को ठीक कर दे, हालात को ठीक कर दे। ये एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट का काम है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जाती जिम्मेदारी भी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।